निकल जा मेरे घर से। अरे इतना बड़ा राज छुपाया हम सबसे, लानत है तुझ पे, निकल जा। नहीं माँ जी प्लीज ऐसा मत बोलिए, एक बार मेरी बात तो सुनिए। ये कहानी है परिधि की। परिधि एक होनहार लेखिका होती है। अर्जुन और परिधि दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है और दोनों के घर वाले आपस में बैठकर रिश्ता पक्का करते हैं और फिर धूमधाम से उनकी शादी भी हो जाती है। शादी को पूरा 1 साल बीत जाता है। परिधि के ससुराल में उसकी सास उर्मिला, ससुर जी चंद्रशेखर और पति अर्जुन होते हैं। एक सुबह उर्मिला की बहन सरला आती है। ये देख उर्मिला, मेरे पोते की फोटो है ना, एकदम किशन कन्हैया आनंद लाला। हाँ सरला, है तो बहुत ही प्यारा ये बच्चा, नजर ना लगे किसी की। थु 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 थु। तभी वहां पर परिधि नाश्ता लेकर आती है और कहती है, कांग्रेचुलेशन सरला मासी, बीबी बहुत ही क्यूट है। अर्जुन ने इसके लिए विदेश से टॉयज ऑर्डर किए हैं, शाम तक डिलीवरी हो जाएगी। ये अर्जुन भी ना सच्ची बहुत दिल वाला है। अब बस तेरे पोते के आने का इंतजार है उर्मिला। परिधि बिटिया, ब्याह को 1 साल की ऊपर हो गया है, अब तो सुना दो खुशखबर। माना कि अर्जुन कामकाज के चक्कर में इस शहर से उस शहर घूमता फिरता रहता है, व्यस्त रहता है, लेकिन फैमिली प्लानिंग भी तो करनी जरूरी है ना। सरला मेरी बहन, मैं तो इस परिधि के सामने चिल्ला चिल्ला कर थक गई हूँ। शादी के पहले महीने से मैं आस लगाए बैठी हूँ कि मेरे घर पर कब बच्चे की किलकारियाँ सुनाई देगी, लेकिन अफसोस, मुझे तो लगता है कि मेरे जीते जी मुझे दादी बनने का सौभाग्य प्राप्त ही नहीं होगा। ये सुनकर परिधि थोड़ी निराश हो जाती है और वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। देख सरला, कितनी ढीठ हो गई है, अब तू ही बता कैसे बनूंगी मैं दादी। छोड़, मेरे तो भाग ही फूटे हैं। उर्मी, मन छोटा मत कर, सब ठीक हो जाएगा। रात में जब अर्जुन दफ्तर से घर लौटता है तब कमरे में, अर्जुन, आज सरला मौसी आई थी, उनकी पोते की बात से फिर से बेबी की बात छिड़ गई और माँ जी ने फिर से मुझसे बेबी की मांग की इनडायरेक्टली। आई थिंक हमें घर पे सबको सब कुछ बता देना होगा कि मैं बांझ हूँ और कभी भी बच्चा नहीं दे पाऊंगी इस परिवार को। ओके परिधि, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो हम ये सच कल सुबह ही बता देंगे माँ और पापा को। खामखा वो बच्चे की आस लगाए बैठेंगे वरना। अगली सुबह नाश्ते पर, वाह वाह वाह, पराठों पर मक्खन लगाते ही पराठों के स्वाद पर 4 चांद लग जाते हैं। बिल्कुल सही कहा उर्मिला, बहू तो हर काम में बेस्ट है। हाँ ये तो सही है, लेकिन बस एक ही बात का मलाल है मेरे मन में। परिधि बहू, तू कल बिना कुछ कहे अंदर चली गई। अर्जुन बेटा, परिधि बहू, बस बहुत टाल लिया तुम दोनों ने इस बात को, लेकिन आज नहीं। तुम दोनों मुझे ये बताओ कि तुम बच्चे के बारे में कब सोचोगे? अपने माँ पापा के मरने के बाद? अरे नहीं माँ, दरअसल बात कुछ और है। परिधि उर्मिला और चंद्रशेखर को सारी सच्चाई बताती है कि वो बांझ है और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के कारण वो कभी भी माँ नहीं बन सकती और एक संतान का सुख नहीं प्राप्त कर सकती। ये बात सुनकर उर्मिला और चंद्रशेखर भौंचके रह जाते हैं। क्या बांझ हो? अरे इतना बड़ा सच हमसे छुपाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रिश्ता जोड़ते वक्त बता देती, हम तभी के तभी ये रिश्ता तोड़ देते। और अर्जुन बेटो, तुम्हें भी ये सच पता था, फिर भी तुमने हमें कभी नहीं बताया? हाँ पापा, क्योंकि मैं परिधि से प्यार करता हूँ और हमें पता था कि अगर सच्चाई हमने आपको बता दी तो आप ये शादी नहीं होने दोगे। अरे ये सब सुनने के पहले मैं बहरी क्यों नहीं हो गई? अरे ये कलमुहा, इस कलमुही का पल्लू तो शादी से पहले पकड़ता आया है। पता नहीं ऐसा कौन सा टोना टोटका किया है इस पनौती ने। अब इस खानदान का चिराग क्या पेड़ पे उगेगा या फिर चमत्कार से आएगा? अर्जुन बेटा, तेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? निकल जा मेरे घर से। अरे इतना बड़ा राज छुपाया हम सबसे, लानत है तुझ पर, निकल जा। नहीं माँ जी प्लीज ऐसा मत बोलिए, एक बार मेरी बात तो सुनिए। माँ रुकिए, अगर परिधि इस घर से जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। अर्जुन की इस जिद के आगे उर्मिला का गुस्सा घुटने टेक देता है। दिन बीतते जाते हैं। मोहल्ले में भी ये खबर फैल जाती है कि उर्मिला की बहू परिधि बांझ है, जिसके चलते उर्मिला की सहेलियां उस पर हंसती और मजाक उड़ाती।
इस सबसे परेशान होकर एक दिन उर्मिला घर में एक लड़की लाती है। माँ, ये कौन है? आपकी दूर की कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं, यह संजना है। देख बेटा, तेरे पास अब 2 रास्ते हैं। पहला ये कि या तो तू इससे शादी कर ले और बच्चा पैदा कर ले, या फिर इसकी कोख में परिधि और तू अपने बच्चे को जन्म देने के लिए राजी हो जाओ। वो क्या कहते हैं, सरोगेसी के जरिए किराए की कोख। नहीं माँ जी, अर्जुन और मैं फिलहाल इन सब के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अरे कुलक्षणी नास पीटी, आग लगे तुम दोनों की सोच को। जैसे तैसे उर्मिला का ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। परिधि जब जब बाजार जाती, गली मोहल्ले की औरतें उसे ऊपर से नीचे तक देखती और उसके बांझ होने पर ताने कसती। ऐसे ही एक दिन एक सुनसान रास्ते से गुजरते समय परिधि सड़क के किनारे एक टोकरी में एक नन्हे बच्चे को रोते हुए देखती है। वो उसके पास जाती है। ले 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 ले, नो 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 नो, बस बस बस, रो मत बाबू, बस। परिधि की गोद में उठाते ही बच्चा रोना बंद कर देता है। परिधि उसकी छोटी छोटी प्यारी सी आंखों में देखती है और परिधि की आंखें नम हो जाती है। वो उसे अपने घर ले जाती है। ये कौन है? किसका बच्चा उठा लाई तू अब? परिधि सबको पूरी कहानी बताती है। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। आजकल के बेरहम माँ बाप बच्चे को पाल पोस नहीं सकते, इसलिए पैदा करके कभी कूड़ेदान में तो कभी खुली सड़क पे छोड़ देते हैं। कैसी नन्ही जान है। अरे भैंस की आंख, अच्छा किया। किसी के मनहूस साये को यह मनहूस यहाँ उठा लाई, और तू कह रहा है कि अच्छा किया। लेकिन उर्मिला, आप म्यूटी रहिए वो टीवी की तरह। अब आप भी इन दोनों की टीम में चले गए। पता नहीं कैसा मनहूस लड़का होगा ये। बस माँ जी, मैं और नहीं सुनूंगी। ये बच्चा आपसे मेरे और अर्जुन का बच्चा है। साक्षात मंदिर के रास्ते में मिला है ये मुझे। भगवान का ही तोहफा है ये। और अब अर्जुन और मैं इसे कानूनी तौर पर एडॉप्ट भी कर लेंगे। वाह, वेरी ग्रेट आइडिया। एक तो पहले तेरे बांझ होने का कलंक कम नहीं था कि अब यह नया सियापा गोद लेने का, एडॉप्शन। अरे जाओ, तुम्हें जो करना है करो। हम तो बस दिन काट रहे हैं हमारे जाने का। माँ जी प्लीज ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। मेरी किस्मत में देव की माँ बनने का सौभाग्य नहीं है, लेकिन मैं इस नन्हे से बच्चे की यशोदा मैया तो बन ही सकती हूँ ना। क्यों अर्जुन? हाँ परिधि, मैं भी तुम्हारी इस सोच से सहमत हूँ परिधि बहू। अब यही है मेरा पोता। परिधि, अर्जुन और चंद्रशेखर उस बच्चे को खूब प्यार और स्नेह देते, दिन रात उसके पालने के आसपास रहते। लेकिन उर्मिला एक बार भी उसकी तरफ नजर नहीं फेरती, बस मुंह फुलाए बैठी रहती। अर्जुन और परिधि उस नन्हे लड़के को कानूनी तौर पर एडॉप्ट भी कर लेते हैं। उर्मिला भले ही सबके सामने बच्चे के प्रति नफरत जाहिर करती, लेकिन वो छुप छुप कर बच्चे को देखकर मुस्कुराती रहती। एक बार जब घर पे कोई नहीं होता है सिवाय उर्मिला के, तभी बच्चा जोरों से रो रहा था और उर्मिला अपने आप को रोक नहीं पाती। वो उसे अपने सीने से लगाकर चुप कराती है। सभी वहां आकर ये दृश्य देखते हैं। ना 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 ना, मिलो बच्चा, मैं कान बताए आए नटखट। आखिरकार आपके अंदर की दादी आज फाइनली सबके सामने आ ही गई। क्यों रोक नहीं पाई ना आप खुद को? हाँ परिधि बहू, ये बच्चा है ही इतना प्यारा कि मेरी ममता को अपनी ओर खींच ही लिया इसने। ये बिल्कुल मेरे अर्जुन के जैसा दिखता है। मैं गलत थी। एक औरत का बांझ होना, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। और एक माँ चाहे बच्चे को जन्म दे या ना दे, माँ तो माँ होती है। जन्म देने वाली माँ से बढ़कर होती है पालने वाली माँ। और आज ये देख भी लिया। चलो सहज पके सो मीठा होए। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि आपने इसे अपना लिया माँ। हाँ, अपना लिया, और आज इसका नामकरण भी होगा। भगवान का दिया तोहफा, उनका आशीर्वाद, उनकी छवि, ये तो स्वयं उनका ही रूप है। नटखट नंदलाला कान्हा, क्यों मेरे कान्हा है? इस तरह पूरा परिवार कान्हा की परवरिश करता है और सभी हंसी खुशी से रहने लगते हैं। संदीप ने अपनी माँ के कहने पर गांव में शादी कर ली थी। लड़की का नाम था सुनीता। माँ का कहना था एकदम मॉडर्न बहू नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गांव से आने वाली बहू सुंदर सुशील तो होगी और उसको गांव से बाहर भी निकाल लाएंगे।
लेकिन उसके अंदर का गांव कैसे बाहर निकलेगा? शादी के कुछ दिन बाद। माँ, टिफिन तो देना जरा। बेटा, अब तो स्कूल नहीं ऑफिस जाता है। माँ से नहीं, अपनी बीवी से टिफिन मांगा कर। ओके माँ। सुनीता, टिफिन ले आओ। एक किलो टिफिन, इसके अंदर पिस्ता डाल दिया है। पिस्ता? पिस्ता क्यों? सास जी ने बोला था ना कि आपको पिस्ता बहुत पसंद है। ओहो, मैंने पिस्ता नहीं पास्ता बोला था, पास्ता। पास्ता? कहीं होता है पास्ता? अरे बेटी, तू रहने दे, मैं बना दूंगी। अच्छा किया कि पाव भाजी बनाने का नहीं बोला, वरना किसी के पाव बना देती है। सुनीता को बुरा लगता है, लेकिन उसकी नादान हरकतें कम नहीं होती। ऐसे ही एक दिन, अरे तुमने ये क्या लगाया है? अरे आप वो फूस फूस करके लगाते हैं ना, वही। डियो? का दियो? किसको दियो? अरे वही ना, जिससे खुशबू आती है। हाँ हाँ, सही पकड़े हैं। अच्छा, लेकर तो आना। कौन सा डियो लगाया तुमने? अभी लेकर आते हैं जी। संदीप की बात मानकर सुनीता अंदर से खुशबू वाला फुसफुस लेकर आती है। OMG! OMG मतलब ओ माय गणेश ना। अरे OMG छोड़ो, और ये खुशबू वाला फुसफुस की बात कर रही थी तुम? हाँ, इसी की। फिर से सही पकड़े हैं। अरे देवी, लेकिन आप सही नहीं पकड़े हैं, ये डियो नहीं है। डियो नहीं है तो क्या लियो है? अरे ये रूम फ्रेशनर है, जिसको कमरे में छिड़कते हैं, खुद पर नहीं। कोई बात नहीं, माँ कहती थी आत्मा किराएदार है, शरीर एक किराए का कर्म। हम शरीर पे ये डाल लिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे बहू, ओ बहू, मेरे लिए फल तो ले आ, फिर मैं बाजार जाऊंगी। सुनीता अपनी सास के लिए फल लेकर आती है। अरे बेटा, पपीता, तरबूज और सेब फल ऐसे कैसे खा लूं? काट कर तो ले आ। माँ जी, मेरे गांव में तो खेत से उठा के सीधा खा लेते हैं। अरे ये तेरा गांव नहीं है ना। अरे संदीप, तू ही कुछ समझा देना इसको बेटा। मैं कैसे समझाऊं माँ, ये तो माइक्रोवेव को भी भट्टी बोलती है। कल मैंने बोला हाय कैसी हो, तो बोलती है किसी को हाय नहीं लगानी चाहिए। अरे सुनीता, तेरा क्या होगा? अभी तो कैसे बताऊं माँ जी, अभी हम कुछ करेंगे फिर पता चलेगा क्या होगा, लड़का या लड़की। हे भगवान, कहाँ से आ गई है? रामपुर से जी, आप ही तो लेकर आए थे मुझे। अरे मुझे माफ कर दो। पहले कोई गलती तो करिए जी, आपकी तो सारी गलती माफ कर देंगे हम। हाँ। अरे बहू, मेरी बात सुन। फल यानी कि फ्रूट जब भी लाए ना तो काट कर लाना, ठीक है? जी ठीक है माँ जी, फल यानी फ्रूट यानी काट के लाऊंगी। सुनीता रोज ही कोई ऐसी हरकत कर देती जिसकी वजह से उसे घर में दो बातें सुननी पड़ती। एक दिन, माँ, मेरे बॉस घर पर आने वाले हैं शाम को। उनका बर्थडे है, फैमिली साथ नहीं रहती उनके, तो यही पार्टी कर लेंगे। उनको अच्छा लगा तो शायद मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा। मैं ना फ्रूट केक लाकर फ्रिज में रख दूंगी और तेरे साथ आज खाना मैं बनाऊंगी, ताकि जब साहब आए तो खाने में कोई गड़बड़ ना हो। शाम को जब सारी तैयारियां हो जाती है, संदीप के साथ बड़े साहब भी घर आते हैं। फ्रूट केक तो ले आना बहू, फिर खाना खाएंगे।
और इस सब की क्या जरूरत थी? आपने बुलाया वही काफी है। सर, आपका परिवार शहर में नहीं है तो हम ही आपके परिवार जैसे हैं सर। इतने में ही सुनीता फ्रूट केक लेकर आती है और बड़े साहब की टेबल पर रख देती है, और जैसे ही केक के ऊपर का बॉक्स हटाती है, ओह, ये क्या है? केक तो कटा हुआ है। मैं तो ऐसा नहीं लाई थी। आप मुझे शाबाशी दे सकती है माँ जी, मैंने ही केक काट दिया। आपने कहा था ना, फल यानी फ्रूट यानी हमेशा काट के लाना। तो फ्रूट केक भी तो फ्रूट ही है ना, तो मैंने पहले ही काट लिया। हूँ ना मैं समझदार। अरे बहू, ये क्या किया? केक हमेशा वही काटता है जिसका जन्मदिन होता है। तुझे एक बात भी समझ नहीं आती, एक नंबर की बेवकूफ है। पूरा माहौल बिगड़ चुका था। संदीप को लगने लगा था कि साहब उसे प्रमोशन तो दूर की बात है, कहीं डिमोशन ना दे दे, लेकिन साहब बीच में ही बोल पड़ते हैं। अरे कोई बात नहीं, ये इनकी बेवकूफी नहीं है, इनका भोलापन है। बेटा, आप कहाँ से हो? रामपुर गांव से। अरे वाह, गांव से? फिर तो आपके गांव में ताजे फल और सब्जियां मिलते होंगे। हाँ, सही पकड़े हैं। हम तो काटते भी नहीं, सीधा खा लेते हैं। मैं ना एक बार तुम्हारे गांव घूमने जरूर चलूंगा। क्यों संदीप, ले चलोगे ना? मुझे गांव घूमना बहुत पसंद है। बस फिर क्या था, संदीप और सास दोनों खुश हो गए, क्योंकि साहब को सुनीता ने गांव की बात करके खुश कर दिया था। अब संदीप का प्रमोशन पक्का था। शिक्षा, कभी भी किसी भी गलती पर घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है कि उस गलती की वजह से आगे बड़ा फायदा हो जाए। दुर्गा नदी के किनारे बसा एक गांव फूलपुर। गांव में कुछ 100-150 लोग रहते थे। अंजलि, जो कि पास ही के जिले में रहती थी और 12वीं पास कर चुकी थी, उसके पिताजी ने बेटी को जल्दी विदा करने के लिए उसकी शादी फूलपुर गांव के मुकेश से करवा दी थी। मुकेश कभी स्कूल नहीं गया था और इस कारण वो पढ़ा लिखा नहीं था, और बाकी गांव वालों की हालत भी मुकेश जैसी ही थी। मुकेश के घर में उसके माता पिता भी रहते थे। सासू माँ, मैं बाहर मंदिर तक जा रही हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगी। अरे अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जाके रसोई में रात के खाने की तैयारी करो। और ये घूंघट क्यों हटा लिया है तुमने? क्या पता नहीं कि इस गांव में औरतें बिना घूंघट के नहीं रहती? रात में अंजलि छत पर जाकर अपनी मम्मी से बात कर रही होती है। तभी गांव की 3-4 औरतें उसे देख लेती है और दरवाजे पर आकर उसकी सास से शिकायत करने लगती है। और क्या हुआ? अरे छत पे तो देखो, आपकी बहू मटक मटक के किसी से फोन पर बात कर रही है, दिन भर फोन पे लगी रहती है। अरे कल तो मंदिर के पास वो क्या कहते हैं, सेल्फी ले रही थी। शहर की बहू रखना अच्छा शान की बात है, पर देखना इसके लक्षण से ये तो तुम्हारे परिवार को बदनाम ना कर दे। ये पहली बार नहीं था जब सास से गांव के लोगों ने अंजलि की बुराई या शिकायत नहीं की हो। अब तो ये रोज की बात थी। अंजलि ये सब सुन लेती है। जब वो नीचे जाती है तो मुकेश भी वहां आ जाता है। सास कहती है, बेटा, लोग घर आकर शिकायत करने लगे हैं बहू के कामों की, देख लो। पति हो, संयम से रखो इसे। माँ जी, मैं तो अपनी माँ से बात कर रही थी, क्योंकि यहाँ कोई बात करने लायक ही नहीं है, और अब मैं माँ के पास ही रहूंगी। वहाँ क्या रहना, वहाँ बाहर के लोग तो ठीक है, पर घर के लोग भी इज्जत ना दे सके। अरे नहीं नहीं अंजलि, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। अरे बस कुछ बोलना ही नहीं है, सर पे चढ़ा रखा है बहू को। सास मुकेश की नरम बात सुन के वहां से मुंह चढ़ाकर चली जाती है। मैं तो कहती हूँ हम दोनों शहर चले जाते हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे वहाँ नौकरी भी मिल जाएगी, और थोड़े दिनों में आप भी वहाँ कुछ काम ढूंढ लेना।
अरे नहीं नहीं अंजलि, हम यहाँ ना गांव का खेत, माँ पिताजी को छोड़कर शहर नहीं जा सकते। माँ पिताजी को कैसा लगेगा और गांव वाले क्या सोचेंगे। ये कहकर मुकेश सोने चला जाता है और अंजलि की गांव वालों द्वारा बुराई का सिलसिला बहुत दिनों तक चलता ही रहता है। लेकिन अंजलि गुस्सा ना दिखाते हुए समझदारी से काम लेती है। बारिश का मौसम चालू हो जाता है। जोरदार बारिश से पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। दुर्गा नदी में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ का पानी पूरे गांव की फसल तबाह कर देता है। फसल की ये हालत देखकर गांव वाले निराश हो जाते हैं और बात तो यहाँ तक पहुँच जाती है कि कुछ लोग तो अंजलि को इस सब का दोषी ठहरा देते हैं। अरे पूरी फसल तबाह हो गई, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अरे जब से चौधरी परिवार में ये शहर की बहू आई है ना, तब से ही गांव की शांति चली गई है। इसके कर्म कांड से माँ दुर्गा नदी भी खुश नहीं है। ये सब सुनकर बेचारी अंजलि रोते हुए अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बाद सभी गांव वाले अपनी फसल का मुआवजा लेकर अपने अपने घर आते हैं। मुकेश भी 1500 लेकर आता है। अंजलि को जब पासबुक दिखाता है तो अंजलि हैरान हो जाती है। अरे ये पासबुक में तो उन्होंने 4000 की एंट्री करी है और आपको सिर्फ 1500 दिए। सच में? अरे वो सरकारी अफसर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। सरकार की तरफ से हमें 4000 मिले हैं, लेकिन बाकी का सारा पैसा खुद ही खा रहे हैं। आप लोग के अनपढ़ होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये सब सुनकर मुकेश परेशान हो जाता है, लेकिन अंजलि उसे हिम्मत से काम लेने को कहती है और सुबह होते ही मुकेश को पंचायत कार्यालय ले जाती है और साथ में गांव के और लोगों को भी। आप सरकारी बाबू क्या गांव के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं? आपको क्या लगता है ये पढ़े लिखे नहीं है तो आप कुछ भी मनमानी करेंगे? ये बेचारे दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, ये हमारे अन्नदाता हैं और आप इनके साथ ऐसा धोखा करते हैं। अरे क्या बके जा रही है ये लड़की, किस धोखे की बात कर रही है? अपने कांड करके नदी माँ को नाराज करके हमारा नुकसान करके इसे चैन नहीं मिला क्या? सरपंच जी, इन सरकारी बाबू ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है और मेरे हिस्से के पैसे खुद चट कर गए। बस ये सुनते ही सरपंच वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। पता चलता है कि जनपद अधिकारियों ने गांव के सरपंच के साथ मिलकर सबके साथ धोखा किया है। सब लोगों का विरोध शुरू हो जाता है और आखिर में अधिकारी सब गांव वालों के हिस्सों के बचे हुए पैसे उन्हें लौटा देते हैं और कई दिन तक सरपंच गांव में लौटता ही नहीं। अंजलि, तुम नहीं होती तो हम गांव वालों को तो पता ही नहीं चलता कि ये हमें हर बार बेवकूफ़ बनाते हैं। हाँ हाँ अंजलि बेटी, हमें माफ कर दो। हम सब तुम्हें बुरा भला कहते रहे, लेकिन तुमने ही आज हमें बेवकूफ़ बनाने से बचाया है। हमें तुम पर गर्व है बेटी। अब समझ आया कि सरपंच तुमसे नहीं, तुम्हारे पढ़े लिखे होने से नफरत करता था। क्यों ना इस बार हम अंजलि को ही सरपंच पद के लिए चुन ले? क्या कहते हो गांव वालों? पढ़ी लिखी सरपंच। बस पूरा गांव अंजलि के लिए ताली बजाता है और अंजलि की सास उसे खुशी से गले लगा लेती है। कवि सम्मेलन देख देख के घर की शीला देवी को शेरो शायरी का बुखार चढ़ गया था। अब वो सीधे मुंह किसी को जवाब ही नहीं देती थी। उनके पति और उनका बेटा तो काम करने घर से बाहर चले जाते थे और उनकी शायरी झेलनी पड़ती थी बहू रेणु को। अब सास बोलती नहीं, अर्ज करती थी। संदूक पे रखी संदूक, संदूक में रखे झुमके, बहू झुमके निकाल के दे मेरे, कहाँ लगा रही है ठुमके। माँ जी, झुमके तो आपके निकाल दूंगी मैं, लेकिन आपके दिमाग से ये शायरी का भूत कैसे निकलेगा? छोटे लोग नहीं समझेंगे, शायरी है शौक बड़ा। तू अपने काम से काम रख, मेरे काम में मत टांग अड़ा। शौक अलग बात है, लेकिन हर चीज में अपना शौक डाल देने से जग हंसाई हो सकती है सासू माँ। अरे मैं हूँ एक नंबर कलाकार, कोई ऐसी वैसी बला नहीं। तुम घर के कामों में उलझी, समझोगी मेरी कला नहीं। ठीक है माँ जी, आप नहीं समझती तो कोई बात नहीं, लाओ मैं आपके झुमके ही निकाल कर दे देती हूँ। बहू सास के झुमके निकाल कर देती है।
और वहां से चली जाती है। शाम को बहू अपने पति से शिकायत करती है। सुनिए जी, आप माँ को कुछ समझाते क्यों नहीं? अरे क्या समझाना है माँ को? अरे अपनी शायरी थोड़ी कम करे ना। अरे तुमको उनकी शायरी से क्या दिक्कत है? अरे मुझे नहीं, पर पड़ोस में सब लोग हंसते हैं, कहते हैं बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं, लेकिन शीला जी तो शायर हो गई हैं। अरे लोगों का काम है कहना, लोगों की बातों का क्या टेंशन लेना। अरे वाह, मैंने भी शेर कह दिया। वाह 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 वाह। देख लो, तुमसे किसी ने कहा नहीं और तुम्हारे सामने कोई माँ की बुराई नहीं करता तो तुमको फर्क नहीं पड़ रहा। अरे तुम खामखा की बात का बतंगड़ बना रही हो। चलो चाय बना कर ले आओ मेरे लिए, साथ पियेंगे, कोई ढंग की बातें करेंगे। रेणु चाय बनाने लगती है। पहले वो अपने पति को चाय देती है, फिर सास को और आखिर में अपने ससुर को। लेकिन वो देखती है कि ससुर जी कुछ परेशान से हैं। क्या हुआ ससुर जी, कोई बात हो गई है क्या? अरे तेरी सास बात बात पे शायरी करती है। कल मैंने पूछा कि खाना खाया तो तेरी सास ने क्या जवाब दिया पता है? अरे गलती की और आरोपी ने कोड़े खा लिए फटाफट, खाना तो नहीं पर पकोड़े खा लिए झटाझट। अब बता क्या जवाब दूं इस बात का? वो तो सभी से शायरी में ही बात कर रही हैं, मुझे भी समझ में नहीं आता कि क्या करूं मैं। बेटा उसको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। मैं तो आम बातचीत में भी उसके सामने कुछ नहीं बोल पाता, शायरी में क्या बोलूंगा भला। ससुर ने जैसे ही कहा कि उसको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, बहू को ये बात जच गई। अगले ही दिन वो शायरी की कुछ किताबें लेकर आई और शायरी की प्रैक्टिस करने लगी ताकि सास को उन्हीं की भाषा में जवाब दे सके। उसने दिन रात एक कर दिए। एक दिन सब साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी रेणु सबके लिए बिरयानी बनाकर लाती है, लेकिन सास को बिरयानी भाती नहीं। कौवा करता काऊ काऊ, चिड़िया बोलती ची ची, इतना खराब बिरयानी बनाई है कि मुंह से निकले छी छी। बस इसी मौके का तो बहू को इंतजार था, क्योंकि अब बहू सास को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार थी। माँ जी, हमको अपनी ये बेकार शायरी ना सुनाइए, जैसी भी बनी है बिरयानी चुपचाप खाइए। ससुर जी और रेणु के पति ने रेणु का जवाब सुनते ही जोर से ताली बजाई, और सास ने जब रेणु का शायराना जवाब सुना तो उनके गले में बिरयानी अटक गई। बहू ने एक और शायरी का तीर छोड़ा। शायरी में बहू के सामने सास हो जाएगी ढेर, क्योंकि सास मारेंगी एक शेर तो बहू मारेगी 1.25 शेर। सास को छोड़ के सब वाह वाह करने लगते हैं। आज पहली बार सास को नहले पे दहला मिला था और रेणु ने सास का मुंह चुप करा दिया था। अगले दिन रेणु का पति उससे कहता है, अरे वाह, तुमने तो माँ की बोलती ही बंद कर दी, मजा आ गया। अब मेरे लिए कुछ बना दो, खाकर मैं काम पर चला जाऊं। शायरी ही है मेरा जीवन, वही करूंगी जी भर के, नौकरानी रख लो कोई, काम नहीं करूंगी मैं घर के। अरे तुम क्या माँ जैसी हरकतें करने लगी, सीधे सीधे बात करो ना। हो गई कल शायरी, रोज थोड़ी ना करोगी। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दो, जो मुझे शायरी से रोके उसके कान मरोड़ दो। पति घबराकर वहां से चला जाता है और बाहर उसके पिताजी के पास जाकर बैठ जाता है। दोनों अपनी बीवियों की शायरी से परेशान है। ससुर को पछतावा होता है कि क्यों उसने बहू को सास की भाषा में ही जवाब देने का आइडिया दिया। अब तो घर में 2 शायर हैं। दोनों एक साथ दुखी स्वर में कहते हैं, हम दोनों की ही बीवियां जब से शायर हो गई है, क्या बताएं, जिंदगी एक फटा हुआ टायर हो गई है। हम दोनों की ही बीवियां जब से शायर हो गई है, क्या बताएं, जिंदगी एक फटा हुआ टायर हो गई है। रजनी को बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक था। वो हमेशा से ही पेंटर बनना चाहती थी,
पर उसके माँ और पिताजी ने उसको कभी भी इस चीज के लिए सपोर्ट नहीं किया और उसकी शादी नीरव से हो गई। नीरव रजनी को बहुत प्यार करता था, पर रजनी हमेशा चुपचाप ही रहती। वो इस शादी से खुश नहीं थी। वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। उसे तो हमेशा से पेंटर जो बनना था। अपने इस सपने को वो नहीं पूरा कर पाई, इसलिए वो हमेशा उदास रहती थी। रजनी, बहुत ही बढ़िया फिल्म लगी है, कल देखने चले? नहीं जी, कल मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा पाऊंगी। अच्छा तो कोई बात नहीं, संडे को चलते हैं। देखिए, मुझे फिल्म देखना पसंद नहीं है। आपको जाना है तो चले जाइए। नीरव को मना करके रजनी वहां से चली जाती है और अपने बैग को खोलकर उसमें बंद पड़े ब्रश और कलर्स को देखकर रोने लगती है। रजनी, चलो ना कहीं बाहर खाने चलते हैं, कुछ तुम्हारी पसंद का। जी, मुझे नहीं जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रजनी वहां से चली जाती है। नीरव को समझ नहीं आता कि रजनी उससे इतना दूर क्यों रहती है। वो जब भी उसके साथ वक्त बिताना चाहता है, रजनी कोई ना कोई बहाना बना देती है। एक दिन घर पर कोई नहीं था। रजनी घर का सारा काम जल्दी से खत्म कर लेती है। घर पर अकेले होने के कारण वो सोचती है कि वो आज पेंटिंग करेगी। वो अपने कमरे में जाकर पेंट ब्रशेस और कलर्स निकालकर जैसे ही कलर मिक्स कर रही होती है कि दरवाजे पर बेल बज जाती है। अब कौन आ गया इस वक्त? इतनी मुश्किल से तो मुझे पेंट करने का मौका मिला है। रजनी दरवाजा खोलती है तो उसकी सास अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होती है और सब घर के अंदर आ जाते हैं। अरे बहू, सबको शरबत बनाकर पिला दे, बाहर तो बड़ी गर्मी है। उफ। जी। रजनी पेंट ना कर पाने से उदास हो जाती है। उसे गुस्सा भी आ रहा होता है कि उसने इस शादी के लिए हाँ क्यों कह दी। वो रसोई में जा रही होती है कि उसकी सास उसे रोकती है। बहू, सबके खाने का भी इंतजाम कर लेना, आज का लंच तो ये सब यहीं करेगी। हाँ। रजनी बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है। सबके लिए खाना बनाती है। सब खाना खाते हैं और रजनी घड़ी देखती है कि ये सब कब जाएंगे ताकि वो अपनी पेंटिंग कर सके। जब शाम होती है तब सब चले जाते हैं अपने घर। अरे बहू, सब तेरे खाने की तो बहुत तारीफ कर रहे थे, सबको बहुत अच्छा लगा खाना। आपको मुझे सुबह बताना चाहिए था ना कि आपकी सहेलियां आ रही हैं। पता भी है कितना वक्त लगा सारा खाना बनाने में। अरे बहू, तू ऐसे कैसे बात कर रही है मुझसे? तो और कैसे बात करूं? मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूं कि इतना काम करूंगी। रजनी अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। शाम को जब नीरव आता है तो उसकी माँ उसे पूरी घटना के बारे में बताती है। क्या रजनी ने आपसे इस तरह बात की माँ? हाँ, और पता नहीं उसे क्या हो गया है, शाम से बाहर भी नहीं आई है। मैंने तो कई बार आवाज दी, खाना भी नहीं खाया उसने। तू ही बात करके देख ले बेटा। नीरव अपने कमरे का दरवाजा खटखटाता है। रजनी, दरवाजा खोलो, मैं हूं। रजनी दरवाजा खोलती है और फिर वापस जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। रजनी, माँ से बात करने का ये क्या तरीका है? मैंने कोई गलत बात नहीं की है। अरे तुम क्यों ऐसे बर्ताव कर रही हो सबके साथ? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? रजनी कुछ नहीं बोलती। अरे बताओ मुझे रजनी, क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है? हाँ, मैं ये शादी कभी नहीं करना चाहती थी। तुमसे क्या, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। रजनी रोने लगती है। चुप हो जाओ रजनी, बताओ मुझे, तुम क्यों नहीं करना चाहती थी शादी? रजनी बेड के नीचे से अपने पेंटिंग्स, कलर्स, ब्रश, पेपर्स निकालती है। इतने में उसकी सास भी कमरे में आ जाती है। ये देख रहे हो, ये थे मेरे सपने। मैं पेंटर बनना चाहती थी, पर माँ पापा ने कभी सपोर्ट नहीं किया और मेरी शादी करवा दी। मेरे सारे सपने टूट गए। हर वक्त बस गुस्सा आता रहता है मुझे। मैं जानती हूँ कि आप लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है, पर मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। रजनी फूट फूट कर रोने लगती है।
मुझे माफ कर दीजिए। आप दोनों के साथ मैं बहुत बुरा बर्ताव कर रही हूँ। अरे रजनी बेटा, चुप हो जाओ तुम। नीरव पानी लेकर आता है। ये लो पानी पियो और शांत हो जाओ। रजनी पानी पीती है और उसकी सास पेंटिंग्स देख रही होती है। अरे नीरव, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बहू कलाकार है। अरे कितनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई है, देखो तो। ये वाली तो मैं अपने कमरे में ले जाऊंगी। आपको ये पेंटिंग्स अच्छी लगी? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगी। और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तुम जब चाहे पेंटिंग कर सकती हो रजनी। हम तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारा पूरा साथ देंगे। हाँ बेटा, हम कला की कद्र करते हैं। हम कलाकार तो नहीं, पर मुझे गर्व है कि मेरी बहू एक कलाकार है। रजनी, नीरव और सास तीनों हंस पड़ते हैं।